हेलो गाइस, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 24 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी फर्स्ट न्यूज़ है एससीओ से रिलेटेड। तो एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीओ कैसी बॉडी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो एससीओ है वो परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन एम ये है कि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रीजन में मेंटेन करना। इसको 2001 में बनाया गया था। इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है रशियन और चाइनीज। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आने से पहले शंघाई 5 नाम की एक बॉडी थी, जिसमें 5 कंट्रीज थे: कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। उसके बाद इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर्स बने थे 2017 में। तो इंडिया और पाकिस्तान इसके फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है, तो शंघाई 5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हुए। मेंबरशिप किस किस के पास है? तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। तो इस बार ताजिकिस्तान इसका होस्ट भी था। 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट थे: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसके अलावा इसका एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका मेन एम है टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म से लड़ना। एससीओ का जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है, और वो इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस बार कौन कौन से एरिया में कोऑपरेट करने की बात की गई है? तो इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, रिलीजियस रेडिकलिज्म। तो इस बारे में बात की गई। इस बार तजाकिस्तान होस्ट था। इसके अलावा बायोलॉजिकल सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी। अब न्यू आईटी रूल्स को चैलेंज किया गया है कि ये फ्री स्पीच को गैग करते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि न्यू आईटी रूल्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि फ्री स्पीच को गैग करती हैं, और सोशल इंटरमीडियरीज के लिए अब कौन कौन से रेगुलेशंस आ गए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किए थे अंडर सेक्शन 87 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। इससे पहले भी रूल्स थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि 2011 में आए थे। तो अब जो नए रूल्स हैं उन्होंने उन्हें सुपरसीड कर दिया है। तो अब न्यू रूल्स में कुछ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उन्हें इट मैंडेट्स अ ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की सारे ओटीटी जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं और जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उनको एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम रखना पड़ेगा, और ये सोशल मीडिया के लिए भी नेसेसरी है ताकि मिसयूज ना हो सके सोशल मीडिया का। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स हैव टू अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स वो हैं जिनका यूजर बेस 50 लाख से ज्यादा है। तो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स हैव टू अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। साथ ही एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को रखना पड़ेगा, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ 24/7 टच में रहेगा। एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल आल्सो हैव टू नेम अ ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल रजिस्टर द ग्रीवांस विद इन 24 डेज एंड डिस्पोज ऑफ इट इन 15 डेज। तो ई कॉमर्स में भी ये सारी कंडीशन थी कि आपको ग्रीवांस ऑफिसर रखना पड़ेगा, नोडल ऑफिसर रखना पड़ेगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई भी कंटेंट जो कि अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ यूजर्स है, या फिर पर्टिकुलरली विमेन, अबाउट एक्सपोज प्राइवेट पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्ट और इम्पोर्सनेशन एक्सेट्रा, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उस कंटेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर हटाना पड़ेगा जब से कंप्लेन हुई है। मंथली रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी सारे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को। दे ऑल्सो विल हैव टू पब्लिश अ मंथली रिपोर्ट अबाउट द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की कितनी रिसीव हुई, कितना उन्होंने ग्रीवांस एड्रेस किया है। इसके अलावा 3 लेवल्स ऑफ रेगुलेशन होगा न्यूज पब्लिशर्स के लिए। पहला सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो कि हेड होगी बाय रिटायर्ड जज और एन एमिनेंट पर्सन। इसके ऊपर एक ओवरसाइड होगा इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, इंक्लूडिंग कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस एंड अ ग्रीवांस कमेटी। सोशल मीडिया कंपनीज मैंने आपको बता दिया वो होंगी जिनके 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे, तो उनको बोला जाएगा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनीज। अब कंसर्न्स क्या है? अगर इन रूल्स को, जैसे ट्विटर नहीं मान रहा, ट्विटर ने अभी तक नोडल ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नहीं अपॉइंट किया, तो इससे जो उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिली हुई है अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट, जिसमें इंटरमीडियरीज को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा अगर उनके जो सोशल मीडिया उस पर कुछ भी ऐसा कॉन्टेंट प्रकाशित हुआ है, तो उनको नहीं उसके लिए पहले जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन अगर वो ये रूल्स को नहीं मानेंगे तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होगी उससे इंटरमीडियरी का स्टेटस ले लिया जाएगा, और वो सिर्फ एक मीडिया पब्लिशर की तरह होगी, और उस सोशल मीडिया को फिर लीगल एक्ट, जो लीगल प्रोटेक्शन मिली होगी उस पर नहीं मिलेगी, और उस पर आईपीसी की सारी धाराएं लग सकती हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़े तो ओरिजिनेटर ट्रेस करने को बोल सकती है, लेकिन जैसे हमने देखा कि व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी होती है जिसमें ये नहीं पता चलता कि ओरिजिनेटर कौन है। तो अगर ओरिजिनेटर ट्रेस करना पड़ेगा तो किसी आप एक का तो नहीं, फिर तो आपको सबका ही ओरिजिनेटर ट्रेस करना पड़ेगा। तो इसके कारण जो सिक्योरिटी है प्लेटफॉर्म की वो थोड़ा वीकन होगी, तो ये कंसर्न्स है। तो ओरिजिनेटर ट्रेसेबिलिटी मैंडेट इन एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स कुड एंड अप वीकनिंग द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफॉर्म। और दूसरा मैंने ये बताया आपको कि सेफ हार्बर रिमूव हो सकता है अगर वो ये सारी चीजें ना माने, जैसे कि ट्विटर के साथ अभी हो रहा है।
तो अभी मद्रास हाईकोर्ट ने इशू किया है वेंसडे को यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को एक 13 मेंबर कलेक्टिव ऑफ द नेशंस बिगेस्ट न्यूज मीडिया कंपनीज ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पूछी है कि ये जो न्यू ये आईटी रूल्स आए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और पिटीशन ने कंटेंट किया है कि ये जो रूल्स हैं वायलेट करते हैं आर्टिकल 40, 19 एंड 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्रोफेशन। और इससे एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी और वो आर्म ट्विस्टिंग करके कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, कुछ भी डेटा डिलीट करवा सकते हैं आपके सोशल मीडिया से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी इस पर कुछ जजमेंट आएगा तो हम देखेंगे, अभी इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जो एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी वो आर्म ट्विस्टिंग मेजर्स लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, इस पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ओलंपिक मेडलिस्ट अपॉइंटेड फर्स्ट वीसी ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो नॉन आईएएस एग्जाम्स के लिए आप याद रख सकते हैं जो रिटायर्ड वेट लिफ्टर हैं करनाम मल्लेश्वरी, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स, हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इससे पहले नहीं थी, अभी 2019 में ही उसके लिए बिल लेकर आए थे और यूनिवर्सिटी अब बनाई जा रही है। तो उसमें फर्स्ट वीसी ये बन गई हैं करनाम मल्लेश्वरी, और ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक्स में। ठीक है, अब जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तो इससे क्या होगा, इससे स्पोर्ट्स को एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो द इंटेंशन ऑफ बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी is not to generate jobs but to provide a space for individuals to finally build their athletic talent। तो फर्स्ट वीसी ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब लद्दाख की एक डिमांड आई है, पहले तो लद्दाख की बेसिकली ये डिमांड थी कि जो 6th शेड्यूल में सेफगार्ड्स मिलते हैं वो इन्हें भी मिलने चाहिए, लेकिन अब इन्होंने अपनी डिमांड चेंज कर दी। अब इनकी ये डिमांड है कि इनको भी लेजिस्लेचर चाहिए। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो लद्दाख को यूटी तो बनाया गया था, लेकिन लद्दाख को लेजिस्लेशन नहीं दिया गया था, लेजिस्लेचर सिर्फ जम्मू को दिया गया था। तो ahead of Prime Minister Narendra Modi's meeting with leaders of all political parties from Jammu and Kashmir, a grouping of Leh-based socio-religious and political organizations, तो उनका ये है कि हमें लेजिस्लेचर चाहिए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी। तो वी हैड सो फार बीन डिमांडिंग सेफगार्ड्स अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक वो 6th शेड्यूल के अंदर सेफगार्ड की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उनकी मांग ये हो गई कि उनको चाहिए लद्दाख के लिए लेजिस्लेचर। तो हाउएवर इफ द सेफगार्ड्स एज अवेलेबल अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक लेजिस्लेचर दे दिया जाए ताकि वो भी अपनी सारी अपने लिए लॉ बना सकें, ये सारी चीज़ें। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पिछले साल कोविड के चलते इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये पार्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का, जिसकी बेसिकली मेन एम ये था कि गरीब लोगों की मदद करनी है कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। स्कीम का बेसिकली एम ये था कि जो भी कवर्ड है एनएफएस से 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, उनको एडिशनल 5 kg ग्रेन और दिए जाएंगे, व्हीट और राइस कुछ भी फ्री में। पहले उनको 5 किलोग्राम तो मिलता ही सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन ऑलरेडी प्रोवाइडेड थ्रू द पीडीएस। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 5 किलोग्राम तो मिलता ही, लेकिन 5 किलोग्राम और एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रायोरिटी हाउस होल्ड को ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल हाउस होल्ड होते हैं एनएफएसए में उनको 5 किलोग्राम ही मिलता है। लेकिन अभी जो उसका न्यू वर्जन लॉन्च किया गया है, तो जब 2020 में लॉन्च की गई थी तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट 1 किलोग्राम पल्सेस भी दे रहे थे, लेकिन अभी जो एक्सटेंशन हुआ उसमें पल्सेस नहीं दे रहे हैं। तो द न्यू वर्जन ऑफ द पीएमजीकेवाई lacks one of its important components which was there in 2020 PMGKY, that is free of cost 1 kilogram pulses per month to each household covered under the NFSA। तो अब उसके लिए पैसे अलॉट कर दिए गए हैं। तो डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल नवंबर, द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड एलोकेशन की 5 किलोग्राम फ्री दिया जाएगा हर बेनिफिशियरीज को जो भी कवर्ड है एनएफएसए के अंदर। तो लगभग 81.35 करोड़ इंडिविजुअल्स को इससे फायदा मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कुछ है नहीं। पॉलिटिक्स आफ्टर पैंडेमिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा स्पीड इज द की कि वैक्सीनेशन को इम्प्रूव करना, यानी हम इन्फ्लेशन देखेंगे, इन्फ्लेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। तो अभी हमने देखा जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस बार जो 6 का बेंचमार्क सेट कर रखा आरबीआई ने उसे भी उसने क्रॉस कर दिया, वो 6.3 पे पहुंच गया। अब जो इन्फ्लेशन होता है उससे लेंडर्स को नुकसान होता है, लेकिन बोरोअर्स को फायदा होता है। लेंडर्स को इसलिए नुकसान होता है क्योंकि परचेजिंग पावर घट जाती। आपने कभी किसी को 100 रुपये पहले उधार दिए हो तब इन्फ्लेशन कम हो, और अब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो अब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो उस 100 रुपये से पहले आप जितनी वस्तुएं खरीद सकते थे उतनी अब नहीं खरीद सकते हैं। तो राइजिंग इन्फ्लेशन हर्ट्स लेंडर्स एंड बेनिफिट्स बोरोवर्स टू दैट एक्सटेंट द गवर्नमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट बोरोवर्स स्टैंड्स टू बेनिफिट इज हाई इन्फ्लेशन। तो ऑथर का ये कहना है तो इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर है।
तो उससे बहुत फायदा होने वाला है कि बोरोवर्स को फायदा होता है, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और जब बोरोवर ने बोरो किया होगा तब परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। तो stands to benefit as high inflation will lower the national debt load in relation to the size of the economy। जो यूनियन बजट 2021-22 का था उसने अज्यूम ये किया था कि 14.4% ग्रोथ होने वाली है नॉमिनल जीडीपी में। However, actual growth is set to exceed this and could well be over 16% as per our estimates। तो अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हो सकता है जो नॉमिनल जीडीपी है वो 16% तक पहुंच जाए। तो जो रियल जीडीपी होता है उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखा जाता है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है। तो वी हैव रिसेंटली लोअर्ड अवर रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, जो कि 9.5% पे ले आए हैं। पहले जो बजट में फोरकास्ट किया गया था वो 11% की फोरकास्ट थी, बट आर नॉमिनल जीडीपी वो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन है 16.5% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जो कि ये नापता है, डिफरेंस नापता है बिटवीन द नॉमिनल एंड द रियल जीडीपी, और वो वेटेड एवरेज होता है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का, तो वो जिसमें हायर वेटेज दिया जाता है डब्ल्यूपीआई को। अब ऑथर ने बोला इन्फ्लेशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लो बेस वाली चीज है, कि बेस इतना कम हो गया कि थोड़ी भी चीज बढ़ रही तो बहुत ज्यादा दिखती है। तो दैट इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, ये मैंने आपको बता दिया, इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर कम हो जाती है और उससे प्राइवेट कंजम्पशन को भी हिट होता है। जैसे कि इनकम भी अंडर स्ट्रेस है कोविड-19 की वजह से, तो कंजम्पशन भी उसकी वजह से उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज दैट इन्फ्लेशन इज लाइकली टू हिट प्राइवेट कंजम्पशन इन रूरल एरियाज मोर देन इन अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज में ज्यादा हिट होने वाला है। जो ओवरऑल फूड सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 5% पे है, जो कि कम है नॉन फूड इन्फ्लेशन से। अब लोअर फूड इन्फ्लेशन और साथ ही नॉन फूड इन्फ्लेशन हायर, इसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है वो फार्मर्स की वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विच वर फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर लास्ट ईयर, अभी हम देख रहे हैं जो एग्रीकल्चर था पिछले साल वो अच्छा हुआ था, लेकिन इस बार उसमें भी वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर नॉर्मल मानसून था, बम्पर क्रॉप थी, हाई फूड इन्फ्लेशन था, एंड होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स एडेड टू रूरल इनकम्स। उसके कारण मनरेगा में भी गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो इस बार नॉर्मल मानसून है, साथ ही मनरेगा सपोर्ट जो बजट में मिला है वो भी कम है, इसलिए इस बार रूरल पीपल को ज्यादा सफर करने को मिल सकता है। अब आरबीआई का बेसिकली ये है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को अभी टारगेट नहीं कर रही है। कोविड-19 के चलते आरबीआई ने ये बोला है कि वो ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो अपना रेपो रेट को कम कर रहे हैं। आरबीआई विल हैव टू क्लोजली मॉनिटर इन्फ्लेशन ट्रेंड्स एंड कैलिब्रेट इट्स पॉलिसी रिस्पॉन्स। इट हैज नॉट इंटरवीन्ड ऑन हाई इन्फ्लेशन सिंस द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक। तो ऑथर का ये कहना, जब से पैंडेमिक आया तब से आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट कर ही नहीं रही है, और वो सिर्फ ग्रोथ को टारगेट करेगी, ग्रोथ होनी चाहिए। अगर रेपो रेट बढ़ा देगी तो लोग लोन्स नहीं लेंगे, लोग लोन्स नहीं लेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन जो करंट इन्फ्लेशन वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस ट्रेंड को देखते हुए आरबीआई को कुछ करना चाहिए। तो इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट विद द रेपो रेट एट 4% द रियल रेट हैज बीन नेगेटिव फॉर ओवर अ ईयर। तो ऑथर का ये कहना, अगर रेपो रेट 4 और इन्फ्लेशन 6 है तो रियल रेट तो नेगेटिव में चला गया ना। अगर आपने बैंक में अपने पैसा रख रखा है, तो अगर आपको बैंक में रेट मिल रहा है 4% और जो इन्फ्लेशन है वो 6%, तो आपको तो नुकसान ही हो रहा है ना। तो इसके कारण तो राइजिंग इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रिटर्न्स ऑन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट। तो अगर लोगों को बैंक में पैसा रखने से नुकसान होगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा बैंक के इंटरेस्ट रेट से, तो उसके कारण लोग बैंक से अपने डिपॉजिट्स निकालकर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो दिस इज ऑलरेडी इंड्यूस द शिफ्ट टू रिस्कियर एसेट क्लासेस सच एज इक्विटीज, और उसकी वजह से ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टांस ही लेकर चल रहा है। तो 3 स्टांस होते हैं, अकोमोडेटिव, कैलिब्रेटेड, टाइटनिंग और न्यूट्रल। तो अकोमोडेटिव में ये होता है कि आरबीआई या तो सेम रख सकता है इंटरेस्ट रेट, या तो फिर घटा सकता है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में बढ़ा सकता है, या तो सेम रख सकता है। न्यूट्रल में वो सेम भी रख सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो इट माई बी टाइम। तो ऑथर ने बोला है कि आरबीआई अब इन सारी चीजों को छोड़ के इस बार जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सप्लाई साइड इंटरवेंशन में कुछ करने की जरूरत है, जैसे कि एक्साइज रेट में कट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एक्साइज रेट में कट रख, ताकि जो इन्फ्लेशन ब्लो है वो थोड़ा सॉफ्टन हो सके। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, द फेडरल लेट डाउन। तो ऑथर ने यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें ऑथर की अपनी कुछ बाइसेस होंगी, क्योंकि जो ऑथर है वो बीजेपी राज्यसभा मेंबर है, तो सबकी अपनी बाइसेस होती हैं किसी भी चीज को लिखने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको कुछ बाइसेस देखने को मिलेगी, तो आपको बस उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये इंसिडेंट कोट किया है, जैसे वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय लेफ्ट अ रिव्यू मीटिंग कॉल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन जस्ट 15 मिनट्स। तो वो साइक्लोन की मीटिंग थी जिसमें वो लोग चले गए थे 15 मिनट के बाद ही। तो ऑथर ने बोला अब ये समय है कि हम देखें कि सिम्बाइसिस क्या है पार्टी सिस्टम और फेडरलिज्म में। तो ऑथर ने बोला, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो जो ऑथर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कॉन्शियस थे कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन, इसलिए उन्होंने जरूरी समझा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिफाइन करते हैं एक्सप्लिसिटली कि किसका कितना स्कोप है। मोर ओवर नो स्कोप वॉज लेफ्ट फॉर द एस्पिरेशन टू बी ए सब्सिडरी सॉवरन। तो द यूज ऑफ द फ्रेज, तो आपको ये पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है। जो फ्रेज है वो ये मेंशन है, इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स।
ठीक है। तो हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं वो यूनियन से कभी अलग नहीं हो सकते। तो यूनियन ऑफ द स्टेट जो फ्रेज मेंशन किया गया, फेडरल नहीं मेंशन किया गया, इससे ये पता चलता है कि जो पैरामाउंसी है और जो मोनोपोली है वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की ज्यादा है। फॉर इंडियन फेडरलिज्म जुरिस्डिक्शनल मोरालिटी नॉट लीगलिज्म इज फंडामेंटल टू इट सक्सेस। तो जो हमारा फेडरलिज्म आज तक चल रहा है वो जुरिस्डिक्शनल मोरालिटी की वजह से चल रहा है, ना ही लीगलिज्म की वजह से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जाएं तो जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव उसको सबसे ज्यादा पावर मिल रखी है। तो इन दिस रिगार्ड अफोरमेंशन्ड इंसिडेंट नॉट ओनली अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, तो ऑथर ने बोला है कि जो अल्पन बंदोपाध्याय वाला इंसिडेंट, तो उससे जो हमारे सेंटर को ज्यादा अथॉरिटी मिल रखी है, तो वो अथॉरिटी तो अंडरमाइन हो रही है बट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड एन एम्बिशन फॉर द शेयर्ड सॉवरेनिटी। अब जो जैसे हमारे यहाँ यूनियन को सबसे ज्यादा सॉवरन माना गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने एरिया में सॉवरन है, लेकिन अगर हम ये देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर कोई मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं उसमें ऐसा हो रहा है, तो जो सॉवरनिटी है तो ये भी माना जा सकता है कि स्टेट्स अपनी शेयर सॉवरनिटी चाहते हैं। अब ऑथर ने फिर ये बताया कि आर्टिकल 356 को इससे पहले कितनी बार लाया जा चुका है। आर्टिकल 356 होता है प्रेसिडेंट्स रूल, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। तो इन मल्टी पार्टी सिस्टम द पॉलिटिकल फुलक्रम इज अनलाइकली टू बी स्टैटिक, अनलाइक टुडे द लेफ्ट देन कैरीड स्ट्रेंथ एंड वेट। तो जैसे पहली बार केरला में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी तो उसे डिसमिस कर दिया गया था, फिर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। इट इज मोनोपोली ओवर पावर लेट द कांग्रेस टू ट्रीट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे यूज किया जाता था। तो आर्टिकल 356 जब बी आर अम्बेडकर ने उसे डिस्क्राइब किया था कि ये डेड लेटर की तरह होगा, इसे कभी यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये 88 बार यूज किया जा सकता है बाय द कांग्रेस इन इट्स 54 ईयर्स इन पावर। तो ऑथर का ये कहना है ये एक डेड लेटर की तरह इसको रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, बी आर अम्बेडकर का ऐसा कहना था। उसके बाद भी इसे आज तक 88 टाइम्स यूज किया गया बाय द कांग्रेस, उनके 54 साल के जब तक वो पावर में थी। तो ऑथर ने बोला है फॉल्ट लाइन के आंसर सिमिलर है, पॉलिटिकल इमोरलिटी स्प्रेड्स फास्टर देन द फोर्सेस ट्राइंग टू कॉम्बैट इट व्हेन पार्टीज आर deluded by a mandate into believing that it is their divine right to act according to the exaggerated ambitions crisis emerge। अगर हम देखें तो द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू अ मैंडेट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट बाई रिवॉल्यूशन। तो अगर कोई गवर्नमेंट अगर वो फॉर्म होती है लोगों के वोटों के द्वारा एज कम्पेयर टू द रिवॉल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट आती है, तो दोनों में फर्क होता है। अगर गवर्नमेंट ऐसे इलेक्शन की वजह से आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबके लिए काम करे, जिन लोगों ने उसके लिए वोट नहीं किया उसके लिए भी काम करे। तो दिस डेमोक्रेसी कैरीज इनहेरेंट लिमिटेशंस एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फेलिंग टू अंडरस्टैंड दिस लीड्स टू अ मेस, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है मेस कैसे क्रिएट होता है इससे। अब हम ये जानते हैं तो ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एम्पावर द पुअर एंड मार्जिनलाइज हैज नेवर बीन डिस्प्यूटेड इन आर सेंट्रल स्कीम्स। तो जो सेंट्रल स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तो बेसिकली इस बात पे फोकस करती हैं कि जो मार्जिनलाइज और पुअर है उसको एम्पावर किया जाए, जैसे कि वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में, दोनों ने ये काम किया। जैसे कि इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ या मनमोहन सिंह की मनरेगा। हाउएवर मोदी जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है वो बहुत सारे गवर्नमेंट्स के द्वारा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जैसे कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। तो दे हैव अनफॉर्चुनेटली परपेचुएटेड false narratives even in the difficult times of COVID-19। तो ऑथर ने बोला जो डेमोक्रेसी बेस्ड है वो फ्री स्पीच और लेजिटिमेट ऑपोजिशन पे बेस्ड है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शनिज्म वाली चीज भी आ रही है, जिसमें अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट काम करना चाहती तो स्टेट गवर्नमेंट उसे करने नहीं देती। तो बट ऑब्स्ट्रक्शनिज्म इज नॉट एन एडिक्वेट सब्स्टिट्यूट फॉर दिस व्हाट इज विच इज व्हाट द ऑपोजिशन प्रैक्टिसेस नाउ। तो ऑपोजिशन इस बार अभी ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट कर रही है। ऑथर ने ये भी बोला है कि जो हेल्थ है उसे स्टेट लिस्ट में डाला गया था, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फ्रैंक एंथनी ने बोला भी था कि बहुत बड़ा ग्रेट ब्लंडर किया जा रहा है हेल्थ को उसमें ऐड करके। अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे हेल्थ, उसके कारण बहुत दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली ऑथर ने बोला जो क्राइसिस आई है हेल्थ क्राइसिस कोविड-19 की वजह से, वो इसीलिए क्योंकि हेल्थ जो सेक्टर है वो स्टेट में था, स्टेट लिस्ट में था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डज नॉट अपीयर अलॉन्ग विद द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बट रिक्वायर्स स्ट्रेनुअस एंड अनब्रोकन एफर्ट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है तो उसके साथ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी नहीं आ जाएगी, उसके लिए आपको लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्टेट को भी एफर्ट करने पड़ेगा, सेंटर को भी एफर्ट करना पड़ेगा, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी आ सकती है। तो दो बेसिक थिंग जो कि पॉलिटिकल क्लास को सीखने की जरूरत है। पहला ये अनलर्निंग पोल बाउंड डिस्कोर्सेस, ठीक है। अगर एक बार इलेक्शन से पहले आपके फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल की जो रीजनल गवर्नमेंट है जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके बीच में जो भी डिस्कोर्सेस थे उनको भूल के साथ में कोऑपरेट करके काम करें। दूसरा सोशलाइजिंग विद एडवर्सरीज, जैसे ऑपोजिशन उनके साथ भी सोशलाइज करो, जो भी आपके एडवर्सरीज है उनके साथ सोशलाइज करो। तो आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज द यूज ऑफ द हार्ट एंड माइंड, जो कि कॉन्शियसनेस को क्रिएट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, हर्डल्स इन क्लास एक्शन। तो आपको भी पता होगा जब साइक्लोन ताउते आया था तो जो ओएनजीसी का एक वेसल था बार्ज, वो फंस गया था, उसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो फैमिलीज ऑफ 71 पीपल हु वर किल्ड आफ्टर साइक्लोन ताउते बैटर्ड ओएनजीसी's बार्ज
वेसल्स ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट लास्ट मंथ। तो फिर उसके बाद जो भी लोगों की डेथ हुई उनको 2 लाख कॉम्पोजिशन दिया गया फ्रॉम द ओएनजीसी। और साथ ही में जो एफकॉन का कॉन्ट्रैक्ट था उसने भी लगभग 35 लाख से 75 लाख के बीच में कुछ पैसा दिया है। तो ऑथर ने बोला जो P305 था वो सैंक हो गया था साइक्लोन की वजह से। तो पहले जो अथॉरिटीज थे उनको इन्फॉर्म होना चाहिए था कि ऐसा आने, मतलब उनको पता था साइक्लोन है, पर उन्होंने तब भी जो मेजर्स लेने चाहिए थे वो नहीं लिए। तो ऑथर ने बोला 35 सालों में उसके बाद भी जो इंडिया का लॉज है फॉर नेग्लिजेंस और लाइबिलिटी वो इतनी स्ट्रेंथन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओएनजीसी की नेग्लिजेंस थी और उसके बाद भी कोई भी लाइबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ही एफकॉन जिसका प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था और ना ही ओएनजीसी। तो in the ONGC matter, there is little the families can do in terms of personal injury suits or class action suits. Both these legal options are weak in India और इसको worthwhile exercise नहीं माना जाता है। They are necessary if India is to improve। अगर इंडिया को अपनी ease of doing business में improve करना है तो disaster prevention और risk of life के लिए हमें अच्छे लॉस लाने की जरूरत है और इसको strengthen करने की जरूरत है। तो इंडिया कैसे मूव कर सकता है इसके बारे में, तो ऑथर ने यूएस में बताया कि यूएस में क्लास एक्शन सूट्स होता है। तो क्लास एक्शन सूट एक लीगल एक्शन एक क्लेम होता है जो कि अलाउ करता है बहुत सारे लोग मिलकर एक बहुत ही जैसे पावरफुल ग्रुप है उसके अगेंस्ट केस करके वहां से कॉम्पनसेशन ले या फिर उनको लीगल ठहराएं पर्सनल इंजरी के लिए। तो a class action suit is a legal action or claim that allows one or many plaintiffs to file and appear for a group of people with similar interest। तो जो ये लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं इसको क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसी अगेंस्ट अ पावरफुल एडवर्सरी जैसे कि यहाँ पर ओएनजीसी को मान सकते हैं। द उबिक्विटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन इन द यूएस हैज गिवन अप। इसकी वजह से जो यूएस में एम्बुलेंस चेजर्स जैसी चीज आ गई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो अपना एक कमीशन खाते थे, वो सब नहीं है। अब मोस्ट एक्शनेबल सूट इंडिया में क्या है, तो भोपाल गैस लीक जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था 1984 में, तो लगभग 37 लोगों की डेथ हो गई थी। तो 3 क्लास एक्शन सूट फाइल किए गए थे यूएस में और उसमें सारे क्लेम्स डिसमिस किए गए थे, एनवायरमेंटल क्लीन अप, पर्सनल इंजरीज। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी केस फाइल किया था ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन जो कि इंजर्ड हुए थे गैस लीक की वजह से। इवेंचुअली यूनियन कार्बाइड को बोला गया कि आपको $470 मिलियन कॉम्पनसेशन में देना है, जो कि हमने क्लेम में मांगा था उसका वो सिर्फ 1/7 ही हिस्सा था। उसकी वजह से दिस ऑल्सो एंडेड ऑल सिविल एंड क्रिमिनल कंप्लेंट। तो अब अभी भी हम देख रहे हैं तो वाटर अभी भी भोपाल का उस जगह का कंटामिनेटेड है, लोग अभी तक उससे रिकवर नहीं हो पाए। इसके अलावा बहुत सारी जो जनरेशन है आगे की उनमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट उसके देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार क्लास एक्शन की बात की थी। इसके बाद सत्यम कंप्यूटर्स स्कैंडल हुआ था, तो वहां पे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन था स्टॉक एक्सचेंजेस, रेगुलेटर एंड इन्वेस्टर्स में। तो एक क्लास एक्शन सूट फाइल किया गया था, लेकिन इंडिया के पास कोई अप्रोप्रिएट लॉ नहीं था, इसलिए इंडियन इन्वेस्टर्स को डैमेजेस का कोई खामियाजा नहीं मिला। इन 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइल की थी केस ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स इन द नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन नेस्ले के खिलाफ, कि नेस्ले जो अपने इंस्टेंट नूडल्स है उसमें लेड का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। तो अभी वो केस पेंडिंग है। तो इंडिया में क्लास एक्शन सूट आप फाइल कर सकते हो, पर वो उतनी स्ट्रेंथन नहीं है। तो ऐसी 4 कंडीशंस जिसके अगेंस्ट आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट अलाउ करता है कि जो मेंबर्स और डिपॉजिटर्स है कंपनी के, वो प्रोसीडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी स्पेसिफिक इंस्टांसेस। कॉम्पिटिशन एक्ट में भी बोला गया कि एग्रीड पर्सन अपियर हो सकते हैं एनसीएलटी के सामने। सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि कुछ कंप्लेंट्स है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसको क्लास एक्शन सूट्स माना जा सकता है। हमारे इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो अलाउ है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप कर सकते हो, लेकिन वो कभी आप प्राइवेट पार्टी के लिए नहीं कर सकते। तो फॉर फाइलिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द प्लेंटिफ नीड नॉट हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट और क्लेम इन द मैटर। लेकिन और जो पीआईएल और क्लास एक्शन सूट में ये डिफरेंस है कि जो पीआईएल है वो प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो क्लास सूट है वो हो सकता है। तो ऑथर ने बोला कि हमारे यहाँ क्यों नहीं बन पा रहे हैं क्लास एक्शन सूट्स के, ऐसे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा। तो पहला अनडेवलपमेंट सिस्टम ऑफ टॉर्ट्स। तो जो हमारा यहाँ टॉर्ट लॉ है वो सफिशिएंटली डेवलप ही नहीं हो पाए फॉर अ नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन की वजह से। पहला ये जो टॉर्ट लॉ होते हैं वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, नेचर ऑफ लिटिगेशन बहुत बड़ा होता है, इसलिए लोग अपना इतना पैसा इतना टाइम खर्च नहीं करना चाहते हैं। दूसरा कंटिजेंसी फीस। द रूल्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलाउ लॉयर्स को अलाउ ही नहीं करते कि वो कंटिजेंसी फीस चार्ज कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ जैसे क्लेम किया है, जैसे 2 लाख का क्लेम किया, तो उसमें से वो अपनी कमीशन ले ही नहीं सकते। दैट इज द परसेंटेज ऑफ द डैमेज क्लेमेंट्स रिसीव इफ दे विन अ केस। तो इससे जो लॉयर्स हैं वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक केस बताया था एम्बुलेंस का, तो जहाँ पे वो एम्बुलेंस चेजर जैसे लोग हैं तो ये लोग कॉम्पनसेशन ले लेते हैं कि हाँ हमारा भी कुछ कमीशन बनता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कमीशन अलाउड ही नहीं है। तीसरा थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, तो वो भी अलाउड नहीं कि थर्ड पार्टी मैकेनिज्म सिंस लिटिगेशन कॉस्ट हाई है, तो क्लास एक्शन सूट के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नल पार्टी से पैसा लेना पड़े, फंड लेना पड़े। कुछ स्टेट्स ने अभी अलाउ कर दिया, तो सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका हैव मेड चेंजेस इन द सिविल प्रोसीजर कोड टू अलाउ दिस।
अब हम इसमें पीटर पैन सिंड्रोम के बारे में जानेंगे कि पीटर पैन सिंड्रोम क्या होता है। पहली बात ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे कुछ भी हेल्थ डिसऑर्डर नहीं मानता है, लेकिन कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स का ये कहना है कि एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें लोग केयरफ्री रहना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चैलेंजिंग मानते हैं एडल्टहुड में, इसलिए वो कभी बड़े ही होना नहीं चाहते। तो एक्चुअली वो अडल्ट तो हो जाते हैं लेकिन वो एकदम चिल्ड्रन की तरह रहते हैं, बिल्कुल केयरफ्री, कोई मतलब नहीं किसी भी चीज़ से। तो as this condition has not officially been diagnosed as a health disorder, there are no formally defined symptoms or characteristics or even reasons that cause it. तो पीटर पैन सिंड्रोम could affect one daily routine relationship work ethic ये सब। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा, जो पीटर पैन सिंड्रोम है वो उन लोगों को अफेक्ट करता है जो कि चाहते नहीं है या तो फिर वो बड़े ही नहीं हो पाते, तो और फील अनेबल टू ग्रो अप, तो पीपल विद द बॉडी ऑफ एन एडल्ट लेकिन माइंड ऑफ अ चाइल्ड। इसे ही पीटर पैन सिंड्रोम, तो बॉडी ऑफ एडल्ट बट माइंड ऑफ ए चाइल्ड। तो अभी जो उत्तराखंड के न्यू सीएम हैं जो अभी रिसेंटली बने थे, तीरथ सिंह रावत, तो अभी वो किसी भी जो उनकी विधानसभा है वो उसके मेंबर नहीं है, तो वो सिर्फ 6 महीने तक ही चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा अगर तब तक बाईपोल्स नहीं कंडक्ट होते हैं। तो उत्तराखंड इज स्टेयरिंग एट अ पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस विद टाइम रनिंग आउट फॉर चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत टू गेट इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उनके पास 6 ही महीने थे, जिसमें से अभी बेसिकली सिर्फ 2 महीने बचे। तो रावत स्worn in on March 10 एज अ सरप्राइज पिक ऑफ द बीजेपी स्टेट लेजिस्लेचर पार्टी। तो उनके पास सितंबर 10 तक का टाइम है कि वो एमएलए बन जाए बाईपोल से। अगर वो नहीं बने तो फिर उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो बट विद पैंडेमिक अभी हम देख रहे हैं पैंडेमिक बहुत ज्यादा चल रहा है, अनसर्टेनिटी के बाईपोल कब होंगे, टाइम फ्रेम में हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो व्हाट इज द लॉ से, तो लॉ के अकॉर्डिंग आर्टिकल 164 क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक मिनिस्टर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के लिए ही एक मेंबर रह सकता है ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड शेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड सीजेस टू बी मिनिस्टर। तो जैसे ही ये 6 महीने खत्म होंगे फिर उसके बाद वो मिनिस्टर सीज नहीं हो सकता। तो कोई इंसान मिनिस्टर तभी तक बन सकता है 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्ट होकर आना पड़ेगा या तो फिर नॉमिनेट होकर आना पड़ेगा, जैसा भी केस है। सो टू कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर रावत हैज टू बी इलेक्टेड एज एन एमएलए बिफोर September 10। लेकिन अगर हम कंडीशंस देख रहे हैं तो पैंडेमिक की वजह से अगर बाईपोल्स नहीं हो पाए तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस क्या है बीजेपी के सामने, तो बोथ द इलेक्शन कमीशन एंड द गवर्नमेंट आर केयरफुल अबाउट द क्रिटिसिज्म। अभी जैसे असेंबली इलेक्शंस हुए थे वेस्ट बंगाल में, तो उसकी वजह से ये हुआ था कि असेंबली इलेक्शंस की वजह से कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया। तो अभी बीजेपी वगैरह और इलेक्शन कमीशन भी बहुत ये है कि हम इलेक्शन कराएं या नहीं कराएं, तो उसके लिए वो बहुत केयरफुल रहना चाहते हैं। सो होल्डिंग एन इलेक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द सिचुएशन बिकम्स नॉर्मल। तो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाएगी सिचुएशन तब तक इलेक्शन तो नहीं होगी। क्या इससे पहले ऐसा हुआ है कि 6 महीने तक के समय में वो इलेक्ट नहीं हो पाए, नॉमिनेट होकर नहीं आ पाए, मेंबर नहीं बन पाए? तो हाँ, इससे पहले हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, वो चाह रहे थे कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हो जाएं गवर्नर के द्वारा, लेकिन वो मूव उनका स्टॉल हो गया था बाय द गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, तो उन्होंने उन्हें नहीं नॉमिनेट किया। तो क्राइसिस बाद में सॉल्व हो गई क्योंकि जो ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे, वो एक्चुअली इलेक्ट हो गए थे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के पास तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है कि वहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक है। लेकिन जो उत्तराखंड है वहाँ पे यूनिकैमरल है, वहाँ पर कोई अपर हाउस है ही नहीं। तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बन नहीं सकते, तो इन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही बनना पड़ेगा। तो दिस लीव्स बीजेपी विद नो ऑप्शन अदर देन कंटेस्टिंग अ बाईपोल। तो अब बीजेपी को बाईपोल कराना बहुत जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो फिर रावत सीएम नहीं रह पाएंगे। तो देयर हैव आल्सो बीन इंस्टांसेस इन द पास्ट, देखो पास में ऐसे भी इंस्टांसेस हुए जैसे 6 महीने तक रह सकते थे, तो 6 महीने के आखिरी दिन में रिजाइन कर दिया, फिर दोबारा सीएम बन को 6 महीने तक दोबारा रह लिए। तो देयर हैव आल्सो बीन इंस्टांसेस इन द पास्ट व्हेन अ मिनिस्टर हैज रिजाइन फॉर अ डे एंड बीन अपॉइंटेड अगेन, और फिर 6 महीने तक हो गए। तो ऐसा हुआ था इन सितंबर 1995, पंजाब कांग्रेस लीडर तेज प्रकाश सिंह, देन नॉट एन एमएलए, फिर उनको अपॉइंट कर दिया गया था मिनिस्टर इन मार्च 1996। जब उनके 6 महीने पूरे हो गए तो उन्होंने रिजाइन किया और वापस से अपॉइंट कर दिए गए। इस अपॉइंटमेंट को जब चैलेंज किया गया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, तो इस प्ली को डिसमिस कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया जो सिंह का सेकंड अपॉइंटमेंट था बिना इलेक्ट हुए, ये बहुत ही इम्प्रॉपर, अनडेमोक्रेटिक, इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब डज द लॉ कॉन्टेम्पलेट अ सिनेरियो वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू होल्ड अ पोल। तो अगर जैसे लॉ है, लॉ ने बोल दिया कि 6 महीने तक आपको बनना ही पड़ेगा एमएलए, अगर आप नहीं बने तो फिर आप मिनिस्टर नहीं रह सकते हो। तो इसमें क्या कुछ कंडीशंस एक्सेप्शंस हैं? तो हाँ, एक केवेट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में, जिसमें एक और डायमेंशन है कि अगर क्राइसिस हो तो क्या कर सकते हो। तो सेक्शन 151A अलाउज 2 एक्सेप्शंस टू होल्डिंग अ बाईपोल टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट इन आर्टिकल 164 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह बोला गया है बाईपोल नहीं कराए जा सकते अगर रिमाइंडर टर्म है मेंबर का वो 1 साल से कम का है। तो द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ ए मेंबर इन रिलेशन टू वैकेंसी इज लेस देन 1 ईयर। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके ये सर्टिफाई कर दे कि बहुत ही डिफिकल्ट है इलेक्शन होल्ड कराना इस पीरियड में। जो टर्म है करंट उत्तराखंड असेंबली का वो मार्च 2017 में हुआ था, तो अब इसके बाद जो टर्म है उसमें भी सिर्फ 1 ही साल से कम रह गया है एक्सपायर होने के लिए।
तो हैज़ द ईसी एवर सर्टिफाइड दैट एन इलेक्शन कांट बी हेल्ड? तो हाँ, वैकेंट सीट्स के लिए अगर बाईपोल कराने के लिए 1 साल से कम रह गया तो ईसी बोल सकती है कि अभी 1 साल से कम रह गया है, तो अब एक साथ ही सारे इलेक्शन हो जाएंगे, बाईपोल कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो फॉर फिलिंग वैकेंट सीट्स द ईसी कुड साइड द लेस देन 1 ईयर रूल एंड क्लब द बाईपोल्स विद द असेंबली इलेक्शन। तो क्लब कर दिया जाता है बाईपोल्स को असेंबली इलेक्शन के साथ। इन द पास्ट द क्लॉज एन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ होल्डिंग एन इलेक्शन हैज बीन इन्वोक्ड। तो पहला वाला तो हो गया लेस देन 1 ईयर वाला। दूसरा ये कि कभी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, तो हाँ ऐसा भी हुआ है जम्मू और कश्मीर में। However, in situation the concerning the chief minister election, the EC had traditionally preferred to hold a bypoll. अगर इस बार इलेक्शन नहीं होते और तीरथ सिंह रावत को हटना पड़ता है तो ये जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बंगाल से, वो भी नंदीग्राम से अपनी सीट हार गई थी, तो ये भी देखने वाली बात है कि उनको भी 6 महीने में इलेक्ट होना है, तो क्या उनके लिए बाईपोल्स होंगे या वो भी फिर उनको भी अपनी चीफ मिनिस्टर की सीट छोड़नी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, रशिया सीज्ड and annexed the Crimea Peninsula from Ukraine in 2014 and consider areas around the peninsula supposed to be Russian waters. तो रशिया ने बेसिकली क्या किया था, जो यूक्रेन का क्रीमिया पेनिनसुला उसे एनेक्स कर लिया था, जिसके कारण रशिया को G8 से निकाल भी दिया गया था और अब ये ग्रुपिंग सिर्फ G7 की रह गई थी। तो रशिया का ये मानना है तो क्रीमिया पेनिनसुला के आसपास जो भी वाटर वो रशियन वाटर्स है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज पेनिनसुला को अभी भी यूक्रेन का ही पार्ट मानती है और रशिया का जो क्लेम है उस पर वो रिजेक्ट करती है। तो बस रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर लिया था, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, जिसके कारण रशिया को G8 से निकाल भी दिया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। अब जापान के टॉप कोर्ट ने बोला कि मैरिड कपल्स को एक सरनेम अडॉप्ट करना जरूरी होता है, या तो विमेन का या तो मेन का, कोई भी एक सरनेम। तो द डिसीजन टू अफर्म 2015 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, तो कभी ऐसे जेंडर राइट्स की बात आती है तो ये सारी चीजें भी आप कोट कर सकते हैं। तो द डिसीजन टू अफर्म 2015 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग वाज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट फॉर राइट्स एक्टिविस्ट, जो ये बोल रहे हैं कि लॉ वायोलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि ज्यादातर फिर विमेन को ही अपना सरनेम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मेन के सरनेम को लेना पड़ता है। तो जो 3 कपल्स ने चैलेंज किया था सिविल कोर्ट का ये रूल कि जो दोनों लोग हैं वो अपने अपने सरनेम्स रख लें, तो उसको मना कर दिया गया कि नहीं, आपको एक ही सरनेम रखना पड़ेगा। तो द डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट 15 मेंबर ग्रांड बेंच कम्स एज जापान इज फेस्ड विद कॉल्स टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी इन जेंडर, फैमिली एंड सेक्सुअलिटी। तो पब्लिक ओपिनियन अब सपोर्टिव हो रहा है कि जो कपल्स हैं उनको सेपरेट सरनेम रखने दिया जाए। तो अंडर 750 ऑफ द सिविल कोड कपल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, या तो मतलब जो उनका लॉ है वो ये नहीं कह रहा आप हस्बैंड के ही अडॉप्ट करो, लेकिन मेनली ऐसा देखा गया है जो विमेन है उसको ही अपना सरनेम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अंडर आर्टिकल 750 of the civil code a couple must adopt the surname of the husband or wife at the time of marriage, although law does not specify which name, लेकिन 96% जो विमेन है वो अपने हस्बैंड का ही सरनेम वहां पे अडॉप्ट करती हैं। अब सीसीआई ने प्रूव किया गूगल पे कि गूगल कैसे कंपटीशन को खत्म कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, गूगल रिक्वायर करता है किसी भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को जो भी गूगल ऐप स्टोर को प्री इंस्टॉल करना चाहते हैं उनसे 2 एग्रीमेंट पे साइन कराता है। पहला टेलीविजन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट और दूसरा कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्री इंस्टॉल करना पड़ता है जो भी गूगल एप्लीकेशन है वो सब कुछ स्मार्ट टेलीविजन में। तो द सीसीआई नोटेड दैट मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल गूगल एप्लीकेशंस के चलते जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो पिक और चूज नहीं कर सकते, उनको बोल दिया गया कि आपको गूगल के ही जो एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल करके देना है। तो इसके कारण जो कॉम्पिटिशन है वो दब रहा है। अब Why is Google Play Store a must have as per the CCI? तो CCI ने एस्टिमेट किया जो गूगल है उसकी 65% मार्केट शेयर है इंडिया की स्मार्ट टीवी सेगमेंट में। तो उसके कारण जो डोमिनेंट प्लेयर है वो गूगल ही बन गया है और वो OEMs में इस तरीके के एग्रीमेंट से कहकर अपने ही ऐप्स को प्री इंस्टॉल कराता है, जिसके कारण कंपटीशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो CCI नोटेड दैट द डोमिनेंस ऑफ द गूगल्स ऐप स्टोर इन द स्मार्ट टीवी स्पेस मेड इट अ मस्ट हैव ऐप एंड दैट नॉट बीइंग एबल टू ऑफर द ऐप ऑन डिवाइसेस। तो अब गूगल का क्या इंस्टेंस है, तो गूगल का ये कहना जो टाडा एग्रीमेंट है उसमें ये जो है वो ऑप्शनल है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, लेकिन सीसीआई का ये कहना है कि 65% मार्केट कैप्चर करने के बाद गूगल ने मैन्युफैक्चरर को यही बोलता है कि आपको यही प्री इंस्टॉल करके देना है। तो गूगल told the CCI in its submissions that the TADA agreement which provides a suite of Google Apps was optional। तो इस बार FDI जो आया है, तो अगर हम अप्रैल 2021 का देखें तो मॉरिशस टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री रहा है विद 24% ऑफ द FDI, उसके बाद सिंगापुर, फिर जापान और कर्नाटका टॉप रेसिपिएंट स्टेट रहा है FDI को रिसीव करने में। अभी जो रूल्स हैं DOT ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने अदर सर्विस प्रोवाइडर्स और BPOs के लिए जो रूल्स है उसको थोड़ा लिबरलाइज कर दिया गया है। डिस्टिंक्शन रिमूव कर दिया गया बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल यूनिट्स, साथ ही इंटरकनेक्टिविटी को अलाउ किया गया है सारे सर्विस प्रोवाइडिंग सेंटर्स के बीच में। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस डेटा इंटरकनेक्टिविटी में हटा दी गई, मतलब बेसिकली ये जो BPO सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया क्योंकि BPO जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ है। $37.6 बिलियन था 2019-20 में और ये माना जा रहा है कि इसका पोटेंशियल है $55.5 बिलियन का होने के लिए। तो इसीलिए वर्क फ्रॉम होम के चलते बहुत ज़्यादा चीज़ें लिबरलाइज की गई हैं।
तो न्यू पॉलिसी ऑल्सो डज अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओएसपी सबमिटिंग द रिपोर्ट्स। तो अब रिपोर्ट्स भी उन्हें टाइमली पीरियड बेसिस पे सबमिट करने की जरूरत नहीं है, डीओटी को सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी कोविड के चलते ये देखा गया जो हाउस होल्ड स्पेशली बैंक डिपॉजिट्स हैं वो डिक्लाइन है, तो क्योंकि लोग अपना पैसा अपने पास रख रहे हैं वो बैंक से निकाल ले रहे हैं, तो इसी कारण डिक्लाइन हो रहा है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स इज एट 8.2% ऑफ द जीडीपी। तो ये हम देख रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन हो रहा है। आई होप आपको ये न्यूज़पेपर समझ आया होगा आज का। अगर आप कोई भी चीज़ ऐड कराना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।